बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना क्लास फर्स्ट ईयर के तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफिज़ एहसन अली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदा ताला से आपके खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 4, वर्क एंड एनर्जी, उसका आर्टिकल नंबर 2, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कि वेरिएबल फोर्स के ज़रिए से हम वर्क कैसे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि वेरिएबल फोर्स क्या है, इसकी कौन कौन सी एग्जांपल हैं, वेरिएबल फोर्स को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है, और वेरिएबल फोर्स के ज़रिए से हम जो वर्क कैलकुलेट करते हैं उसकी डायाग्राम क्या है और उसकी डेरिवेशन कैसे की जा सकती है। 5वें नंबर से वेरिएबल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हम ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं। जी, पहला, वेरिएबल फोर्स। इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेरीज, वी से द फोर्स इज वेरिएबल फोर्स। अगर किसी फोर्स की डायरेक्शन या उसका मैग्नीट्यूड वेरी करता है तो हम कहते हैं जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है। एग्जाम्पल, अब जब हम स्प्रिंग को किसी गुलेल के लिए जब उसमें हम पत्थर डालते हैं और स्प्रिंग को खींचते हैं, या हम जनरली मैट्रिक के अंदर में पढ़ा हुआ है मैस अटैक टू ए स्प्रिंग, उसमें जब हम स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जैसे जैसे स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा होता है वैसे वैसे फोर्स क्या होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है। तो व्हेन स्प्रिंग इज स्टिच सो फोर्स वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट, जितना हम उस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाते जाएंगे उतना ही स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा ज़्यादा होता है, उतना ही वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करती है। अब जितना वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करेगी उतनी ही उस पर लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो पहला ये वेरिएबल फोर्स की जो एग्जांपल है वो क्या है, व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच सो फोर्स वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट, कि जब किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ उसकी फोर्स भी क्या करती है, वेरी करती है। व्हेन रॉकेट मूव्स अपवर्ड, जब रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है, सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। जब रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है तो उसके नतीजे में जो रॉकेट वर्क करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो कौन सा वर्क है, वो वर्क नेगेटिव होता है, और जिस फोर्स के जरिए से होता है वो वेरिएबल फोर्स होती है। देखें, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो नीचे से ऊपर जाते हुए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डिक्रीज करती है, वो वेरी करती है, और जब रॉकेट उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जरिए से वर्क करेगा तो उसके नतीजे में जो उसका किया गया वर्क होगा वो हमेशा वेरिएबल फोर्स के जरिए से होगा। सो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज सेकंड एग्जांपल when rocket moves upward, so work done against gravity is due to variable force। तो आपके पास दो एग्जांपल आई हैं, एक कौन सी है, when spring is stretched so force varies with displacement, कि जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, तो उसके नतीजे में जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करती है, वेरी करती है। दूसरा, व्हेन रॉकेट मूव्स अपवर्ड, जब रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है, सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, तो जो रॉकेट ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता है वो वेरिएबल फोर्स के जरिए से करता है। जी, एक्सप्लेनेशन, वो कहते हैं सपोज ए बॉडी मूव्स बाय वेरिएबल फोर्स फ्रॉम ए टू बी। अब ये ज़मीन है, ये ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, ए से पॉइंट बी की तरफ। जब अर्थ से ऊपर जा रहे होते हैं तो उस सूरत में इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, और नीचे से ऊपर जाते हुए फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, वेरी करती है। तो ये एक वेरिएबल फोर्स, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के जरिए से पॉइंट ए से बी की तरफ जाता है। अब ए से बी की तरफ जाते हुए हर पॉइंट के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, वेरी कर रही है। अब हमने क्या करना है, हमने तो वर्क किया था बाय कांस्टेंट फोर्स के जरिए से, अब हम क्या करते हैं, इस टोटल डिस्टेंस ए बी को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, पहला पैचेस डेल D1, दूसरा डेल D2, तीसरा डेल D3, चौथा डेल D4। अब हम इस पाथ को इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं कि हर पैच के ऊपर, हर टुकड़े के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो कांस्टेंट रहे, कि F1 जो है वो F2 के बराबर, F2 जो है वो F3 के बराबर, और ये सारी F के बराबर हों, यानी किसी भी पॉइंट पर लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहे, सेम रहे।
अब हम क्या करते हैं कि अब हर पैचेज के ऊपर आप अलग-अलग वर्क को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये जो पैचेज हमारे पास डेल D1 है, इस पे अलग वर्क को कैलकुलेट करेंगे, जो डेल D2 है इस पे अलग वर्क को कैलकुलेट करेंगे, डेल D3 पे अलग वर्क को कैलकुलेट करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि सो वी डिवाइडेड पाथ ए बी इनटू स्मॉल पैचेस टू चेंज वेरिएबल फोर्स इनटू कांस्टेंट फोर्स, कि वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट फोर्स में तब्दील करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। We divided all patches in such a way force remain constant। हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह डिवाइड करते हैं कि इन पर लगने वाली फोर्स क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एंड वी कैलकुलेट वर्क डन ड्यू टू फोर्स एट ईच पैच। आप हर पैच के ऊपर, हर टुकड़े के ऊपर फोर्स की वजह से वर्क को कैलकुलेट करते हैं। एंड एडेड वर्क ऑफ ऑल पैचेस विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम ए टू बी। आप तमाम पैचेस का जो वर्क है इसको आप जमा कर देंगे तो ये उस वर्क के बराबर होगा जो बॉडी ने ए से बी की तरफ जाते हुए कवर किया है या ए से बी की तरफ जाते हुए किया है। यानी आप ये छोटे छोटे पैचेस पे जो आप वर्क कैलकुलेट करते हैं हर पैच का, उन तमाम पैचेस के वर्क को जब आप जमा कर देंगे तो वो असल में ए से बी की तरफ जाते हुए किए गए वर्क के बराबर होगी। अब डेरिवेशन, पहले पैच के लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं तो इस पे लगने वाली फोर्स F1 है और डिस्प्लेसमेंट डेल D1, और ये हमारे पास वर्क आएगा W1 F2 डेल D1 cos θ1। ये जो एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ ये θ1 है। दूसरी के लिए F2 फोर्स लग रही है F2 और डिस्प्लेसमेंट का वर्क डेल D2, और इस पे जो एंगल बन रहा है θ2 बन रहा है, तो इसका वर्क जो होगा F2 डेल D2 cos θ2। इस तरह W3 तीसरे के लिए F3 डेल D3 और θ3। अब इस तरीके F3 डेल D3 cos θ3। इस तरीके से आप हर पैचेस का वर्क कैलकुलेट करेंगे हत्ता कि आप n पैचेस, आखिरी पैचेस होगा उसका कैलकुलेट करेंगे Wn Fn, यानी n पैचेस के ऊपर लगने वाली फोर्स डेल n थीटा डेल Dn, और जो n वाला टुकड़ा है, आखिरी टुकड़ा है इस लेंथ का, वो डेल Dn cos θ, यानी Wn जो होता है Fn डेल Dn cos θ। अब आप तमाम पैचेस, ये जो तमाम पैचेस का वर्क है उन सब का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो जब आप सब का सम करेंगे तो कितने पैचेस हैं, 1 से लेके n तक आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया है। तो 1 से लेके n तक Fi d cos θ, F से मुराद इन पर लगने वाली फोर्स, और d जो है ये छोटा पैचेस है, और थीटा जो है ये फोर्स और पैच के दरमियान क्या है, ये एंगल है। So sum of work done of all patches is equal to work done by body of displacement from A to B। के जो जितने पैचेस हैं इन तमाम का वर्क का जो सम किया है हमने, वो असल में A से B की तरफ मूव करते हुए बॉडी का किया गया वर्क है। यानी अब तमाम छोटे छोटे टुकड़ों का जो वर्क है उनका सम करेंगे, यानी इसका, इन 4 पैचेस अभी मैंने दिखाए हैं, ये हर एक पैचेस का हर पैचेस पे जो किया गया वर्क है उन तमाम पैचेस के वर्क का जब आप सम करेंगे तो वो असल में A से B तक किए गए वर्क के बराबर होगा। तो ये बोला है, सो सम ऑफ वर्क डन ऑफ ऑल पैचेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय बॉडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B। ग्राफ, अब हमने ग्राफ ड्रा करना है किस किस के दरमियान, F cos θ डेल D। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ये अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लिया गया है और F cos θ अलोंग y एक्सिस दिया गया है। वेरिएबल फोर्स के जरिए से इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। अब आपने क्या किया था, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब अगर आप देखें तो ये इसका क्या बनता है, इसका कर्व है। अब एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी। वो कहता है कि इस कर्व का जितने भी नीचे वाला एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे का जितना भी एरिया है वो असल में बॉडी का तय करदा बॉडी के वर्क के बराबर होता है। यानी कि अगर आप इस कर्व के नीचे का एरिया चेक करें तो वो एरिया और जो बॉडी ने वर्क किया है वो क्या होता है, बराबर होता है। अब जब हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया है, पहला पैचेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जैसा कि हमने इस ग्राफ इस फिगर के अंदर हमने किया, ऐसे हमने ग्राफ के अंदर किया। अब जो पहले पे इसका वर्क होगा वो क्या होता है, ये रेक्टेंगल है, ये दूसरी भी रेक्टेंगल है, ये तीसरी भी रेक्टेंगल है, चौथी भी रेक्टेंगल, पांचवी भी रेक्टेंगल, छठी भी रेक्टेंगल।
अब एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया वो इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अगर आप इसकी लेंथ देखें तो वो ये है, जो विड्थ है तो वो ये है, तो इसकी विड्थ बनेगी डिस्प्लेसमेंट डेल डी, और जो इसकी लेंथ बनेगी वो एफ कॉस थीटा बनेगी। इसका मतलब है ये जो इसका एरिया आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा डी, एफ डी कॉस थीटा। असल में ये जो एरिया है ये किसके बराबर आया है, वर्ग के बराबर आ गया है। इसका मतलब है कि हर रेक्टेंगल का जो किया गया वर्ग हो, हर रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो असल में बॉडी का किया गया वर्ग होगा। अब देखें इस रेक्टेंगल, इन तमाम रेक्टेंगल जो आपने ड्रा किए हैं, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3, रेक्टेंगल 4, रेक्टेंगल 5, रेक्टेंगल 6, अब इन तमाम रेक्टेंगल के एरिया का आप सम करेंगे तो वो असल में एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, और वो उस वर्ग के बराबर होगा जो वर्ग बॉडी ने ए से बी की तरफ जाते हुए कवर किया है। We draw graph between f cos theta and del d and work done at each patch is equal to area of rectangle। यानी कि हर पैच के ऊपर जो बॉडी वर्क कर रही है वो असल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होता है। सम ऑफ एरियाज ऑफ आर रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वो कहता है आप तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम करेंगे तो वो असल में एरिया अंडर द कर्व आएगा, और एरिया अंडर द कर्व असल में बॉडी का किया गया वर्क है। तो W टोटल डेल डी अप्रोक्सीमेटली 0 1 से लेके n तक f cos थीटा d। अब अगर आप डेल डी को और स्मॉल कर लें तो इससे हमारे पास और एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल के अंदर हमने जो बेसिक पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कि वेरिएबल फोर्स के जरिए से वर्क कैसे होता है, वेरिएबल फोर्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी जो फिगर है वो हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, फिर इसकी डेरिवेशन बाय वेरिएबल फोर्स वो हमने ड्राइव किया, उस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को हमने ड्राइव किया। उसके बाद ग्राफ, क्या वेरिएबल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें। अल्लाह आपको और मेरा हम फीमान।